हाँ जी स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एनसीईआरटी लेट्स फील इट चैनल। और ये जो एनसीईआरटी लेट्स फील इट चैनल है ना, ये सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाया है क्योंकि जो बच्चे हैं ना, क्लासेस के बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब जो है ना एबल नहीं है फीस पे करने के, उनके लिए है ना ईज़िली से है ना ये पढ़ाई हो सके, तो उसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। प्लीज़ सपोर्ट करें और साथ ही साथ में आपको कुछ भी डाउट हो तो सेशन हम रखेंगे, तो आगे बढ़ें, साथ रहें और बढ़ते चलें, क्योंकि हम जब तक बढ़ेंगे जब तक सब बढ़ेंगे। हमारे बढ़ते ही हमारा इंडिया भी बढ़ेगा। तो साथ बढ़ते हैं, साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने ना अभी तक बिज़नेस स्टडी का पहला पार्ट लिया है, पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, सॉरी फॉर दैट। लेकिन थोड़ा समय ना मिलने की वजह से है ना ये पार्ट सेकंड काफ़ी लेट आया है। इस पार्ट सेकंड के लिए आज मैंने छुट्टी ली है, तो आप देखिएगा और है ना समझिएगा पार्ट सेकंड में हम क्या पढ़ते हैं। मैं आपके लिए शॉर्ट लेक्चर लाया करूँगा, लेकिन अगर शॉर्ट लेक्चर्स में कहते हैं ना, वो जब अथाह चीज़ हमारे सामने है, मीन्स आई वी हैव अ इन्फिनिटी थिंग टू अंडरस्टैंड, बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द शॉर्ट वे टू these things that broken the flow of the flow of the teaching experience that मीन्स हर चीज़ को ये तोड़ देता है। जो अथाह सिलेबस है उसको आप एक पल में पढ़ने की सोचोगे, कैसे हो पाएगा? जैसे कि आप मान के चलो, आप है ना पानी पी रहे हैं, पानी एकदम से ऐसे थोड़ी है कि आप है ना ऐसे एकदम से पूरा पी रहे पानी, आराम-आराम से तो पीते हो, तभी तो अपना है ना सर्कुलेशन सही होता है। लेकिन अगर आप एकदम से पानी पी रहे हो, एकदम से पूरा का पूरा पानी, तो फिर क्या होगा? सेम है, सोच सकते हैं आप। लेकिन फिर भी है ना ट्राई मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आपके लिए शॉर्ट लेक्चर्स ऐसे पार्ट्स वाइज़ लाता रहूँ, पार्ट्स में। आपको मिलेगा वही मटेरियल, अच्छा मिलेगा, लेकिन ट्राई कीजिए साथ में बने रहने का। उससे पहले आपके लिए एक सबसे अच्छी बात बताने वाला हूँ मैं कि हमने एक है ना एक टेलीग्राम का चैनल खोला है, जिसका नाम भी यही होगा, लेट्स नहीं सॉरी, अपने टेलीग्राम का चैनल का नाम है लेट्स फ़ील आर्मी, लेट्स फ़ील आर्मी। ये आपको है ना मोर में मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ में लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप लिंक में नहीं खोल सके तो उससे आप जॉइन हो सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको नाम बताया है। लोगो सेम रहेगा अपना, जो अपने सामने है लोगो। और साथ ही साथ में इस टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग कहोगे तो मैं है ना जो नोट्स मैं बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, इस पे सेम नोट्स मैं आपको है ना दिखा दे भी दिया करूँगा। बस वो होगा कि वो रफ़ में होंगे, तो देखिएगा, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है? चलो, अब अपन चैप्टर पे आते हैं। हाँ जी, तो अपन ने है ना जो कल तक अभी तक पढ़ा था, पिछले पार्ट में जो पढ़ा था, उसे वापस से पढ़ते हैं, सॉरी, उसे वापस से पढ़ते हैं और पढ़कर एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ पढ़ी थी। करें रिवाइज़ एक बार? देखो, रिवाइज़ करना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज़ प्रैक्टिस मीन्स परफेक्ट एंड वी हैव अ मैटर दैट थिंग, दैट वर्ड प्रैक्टिस मीन्स परफेक्ट। ये जो सेंटेंस है ना, ये जो वर्ड्स हैं, इनका हमारे पास एक नेचर भी दिखेगा, जो मैं आपको आगे इसमें दिखाऊँगा। आप देख पा रहे होंगे, चलो बता ही दूँ अभी। देखो, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कहा ना? जो हमारी रियल लाइफ में है, जो हम हर काम के लिए करते हैं, वही हमारा मैनेजमेंट है। और यही चीज़ है ना आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर में आपको कहा क्या गया है? आपको रियल लाइफ की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो है ना आप वर्क करते हो, किस तरह से प्लानिंग करके, कौन-कौन सी मैटर्स को यूज़ करते हो अपने रियल लाइफ में, जिससे कि आप जो वर्क करने वाले हो, जो एक्टिविटी कंप्लीट करने की सोच रहे हो, वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। इससे पहले एक बात, इफेक्टिव, एफिशिएंट, नो अबाउट दैट? हाँ जी, पिछली बार मैंने बताया था, क्योंकि मेरे को यकीन है ये 1-2 मैटर्स ऐसे हैं जिन पे है ना आप सब जो इन 2 टर्म्स में आप सब हमेशा कन्फ्यूज़ होते हैं। स्टार्टिंग में जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी ना कॉमर्स में, तो मैं भी इन चीज़ों में काफ़ी ऐसे कन्फ्यूज़ होता था। बट हमेशा याद रखो, इफेक्टिव मीन्स फर्स्ट हम कहते हैं हमारे पास टाइम होना चाहिए। सेकंड हम कहते हैं हमारे पास रिसोर्स होनी चाहिए। तो इफेक्टिव हम पहले कहते हैं ना, इफेक्टिव, एफिशिएंट ऐसे ही तो कहते हैं। तो इफेक्टिव मतलब हमारे पास मिनिमम अपन के पास है ना परफेक्ट टाइम के हिसाब से अपन काम करें। और एफिशिएंट मतलब हम रिसोर्सेज़ का ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन करें। We are not waste the resources because we have scarce of resources, and we our responsibility to use that resources with fully utilization, है ना? उनको निचोड़ दो, तेल निकाल दो उनका, और तेल निकाल के उनका यूज़ कर लो, क्योंकि टाइम हमारा है, वो हमको पता है कैसे यूज़ करना है। लेकिन मैटर्स, मटेरियल्स, ये तो एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है ना कि हम कम से कम लागत में कितना, मतलब कम से कम कॉस्ट में कितना ज़्यादा एडवांटेज पा सकें। ये तो एक्सपेरिमेंट से और ऑब्ज़र्वेशन से पता चलता है, प्रैक्टिस से पता चलता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस ही करेंगे तो वो वेस्टेज है, वेस्टेज है। इसलिए उस प्रैक्टिस को करने से पहले, उस एक्टिविटी के लिए हमको आराम से जो एक एक उसका मैटर निकालो, उसको एक ब्लूप्रिंट बना दो, एक छोटा-सा ब्लूप्रिंट बना दो, जो आप काम करने वाले हो ना, उसके बारे में एक छोटी-सी ब्लूप्रिंट बनाओ। जैसे कि गाड़ी बनाने वाले हो, एक बड़ी गाड़ी, ठीक है? तो उससे पहले एक छोटी गाड़ी बनाओ। क्या? एक बड़ा कार का शोरूम चालू करने वाले हो, एक नई कार बनाने वाले हो, तो उस कार को बनाने से पहले एक छोटी उसी तरह की एक कार बनाओ, जिसका है ना एक्सपेरिमेंट करो। क्योंकि छोटी कार में कितनी लागत लगेगी? कुछ अगर बड़ी कार को 50 लाख में बनाना है, तो छोटी कार में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इतने तो होंगे कि 50 लाख का आप मटेरियल कर रहे हो, तो आप छोटी कार में है ना 10-20 हज़ार रुपए लगाओ, सही है?
एक बार 10-20 हज़ार लगा दिए और अगर कार प्रोग्रेस हुई तो फिर आप बड़ी कार बना सकते हो। सोच के देखो, इमेजिन करो, एक छोटी कार को आप हर तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, ना कि बड़ी कार को। बड़ी कार को यूज़ कर रहे हो, वो बिगड़ गया काम तो 50 लाख पूरे खत्म, है ना? लेकिन छोटी कार को यूज़ कर रहे हो, वो बिगड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, उसके पास कैपिटल है, तभी तो वो कार की सोची है। अगर कार की सोच रही है तो मतलब कैपिटल है, और यही कहते हैं हम कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेशन। अब ये सब चीज़ हम देखेंगे। देखो, अब हमने है ना एफिशिएंट, इफेक्टिव का मतलब जान लिया था, मतलब इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब जान लिया था। अब इसके अलावा हम और मतलब जानें। 1 मिनट प्लीज़। तो हम मैनेजमेंट के बारे में और फिर से देख लें कि मैनेजमेंट क्या था। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी को कंप्लीट कराने के लिए टर्म ली गई है, जिससे हम एक एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकें। मैं जैसे कि मुझे क्या करना है, मैंने एक एक्टिविटी उठाई कि मुझे कैसे भी है ना आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ानी है, चलो क्लाइमेटोलॉजी नहीं, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ानी है। अब मैं उसके लिए प्रोसेस क्या करूँगा, मैं अपनी पूरी POSDC अपनाऊँगा, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर आप लोगों की डिमांड पे मैंने पढ़ाया, तो उसको पढ़ाने के लिए मेरे को सब चीज़ है ना पूरी प्लानिंग से करनी पड़ेगी ना, और वही प्लानिंग मेरी मैनेजमेंट होगी। लाइक अब मैं कहूँगा कि है ना, मैं ऐसे मन से है ना कोई सा भी चैप्टर उठा लूँ। मैंने जैसे चौथा चैप्टर उठा लिया, पहला लेक्चर लिया, चौथा चैप्टर उठा लिया, फिर 7th उठा लिया, फिर 9th उठा लिया, ऐसे थोड़ी चलेगा कोई। ऐसे मैं अगर करूँगा तो ये तो एक डिसएडवांटेज है, और इसमें तो आप भी ये कहोगे यार क्या है ये, क्या पढ़ा रहा है, कभी कुछ उठा लेता है, कभी कुछ उठा लेता है ना? इसलिए सीरीज़ वाइज़ मेरे को चलना पड़ेगा, और सीरीज़ में से क्या कहती है, पहले मैं टर्म्स के हिसाब से चैप्टर उठाऊँ, फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर, ठीक है? फिर मैं सोचूँगा कि है ना, अगर बच्चों को है ना वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मटेरियल्स उनके पास पहले से ही है, और अगर इन मटेरियल्स में भी वही टाइम लगेगा जितना टाइम वो मेरे लेक्चर को देखेंगे, तो फिर उनको समझाने के लिए मेरे को शॉर्ट्स बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट लेक्चर बनाने पड़ेंगे, एटलीस्ट 50 टू 30 मिनट्स के बीच में, सही, 25 टू 30 मिनट्स के बीच में, है ना? ऐसे लेक्चर बनाऊंगा मैं, तो बच्चे पसंद करेंगे। अब फिर उन लेक्चर्स में समझाऊंगा क्या, उन लेक्चर्स में मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बिकॉज ऑफ इफ वी हैवेंट द एग्जाम्पल देन बुक आर रेडी टू सी। जब बुक हमारे सामने रखी है और सामने वाला भी वही बुक को पढ़ा रहा है, तो भाई हम क्यों पढ़ें? आप बच्चे सोचो ना, आप क्यों पढ़ोगे जब मैं भी वही बुक पढ़ाऊंगा जो कि आपके सामने रखी है? फिर तो आप ही क्यों ना पढ़ लो। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ स्पेशल दिखाना पड़ेगा ना मुझे, आपको इमेजिन कराना पड़ेगा, एंड दैट टाइप ऑफ इमेजिन क्रिएट्स अ डिफरेंट माइंड सेट टू यू। इसलिए प्लीज़ फील करते हुए अपने साथ लेक्चर में जुड़िए और चलिए आगे, और हो सके तो प्लीज़ शेयर्स भी कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के अपन है ना लाइव लेक्चर्स भी लाएंगे, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों आप खुद देख रहे हैं अपने व्यूज़ क्या आ रहे हैं। मैं डेली खुद ऐसे कुछ भी हो जाए, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि कोई ना कोई एक लेक्चर तो मेरे को डालना है, क्योंकि मैंने अपने सोच रखा है कि मैं कंप्लीट करा के ही मानूंगा आप सबका सिलेबस। तो वो सिलेबस कंप्लीट कराने में मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आप सब भी मेहनत कीजिए ना थोड़ी सी। चलो लेक्चर में वापस आते हुए, हमने है ना मैंने आपको अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लेके बताया कि है ना मैं अपनी लाइफ में है ना, अगर आपको ये टॉपिक कराने की सोचा हूँ, ये बुक कराने की सोचा हूँ, तो किस तरह से डे बाई डे मैं है ना अपना प्रोसीजर बनाऊंगा, अपनी प्लानिंग को रखूंगा। ये सब चीज़ समझाई। यही हमसे कहता है मैनेजमेंट कि है ना किसी एक्टिविटी को करने से पहले उस एक्टिविटी को मैनेज करना सीखो। अगर तुम मैनेज नहीं कर सकते तो वो एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी काम हमसे कहता है कि ऐसे जैसे शख्स मेरे सामने काम बैठा है, ये काम हूँ मैं, पूरा चाहिए मेरे को ये काम, मेरे जैसी एक छवि बना के ला। वो मैं ऐसे ही बता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक जो काम मैं करने वाला हूँ वो सामने बैठा है, मतलब कि ये काम किसी और ने पहले कर ही लिया है, पक्की बात है ये काम किसी और ने कर रखा है पहले से ही, है ना? लेकिन मेरे को भी वही काम करना है दूसरे तरह से, समझे? किसी और ने पहले ये काम कर रखा है, मुझे भी वही काम करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, जिसने ये काम कर रखा है उस काम को ऑब्जर्व करूँगा। क्या करूँगा? ऑब्जर्व। मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बताती है वो बता रहा हूँ मैं अभी आपको। जो काम है उस काम को जो पहले से हो रखा है, जिस काम को मैं अब करूँगा, उस काम को पहले जो हो रखा है ना उसको पहले मैं ऑब्जर्व करूँगा कि भाई तू कैसे हुआ, इस चीज़ को मैं देखूँगा, देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समझ गया मैं कैसे हुआ। फिर मैं देखूँगा कि ये ऑब्जर्व करने के बाद
यार अगर मैंने ये तरीका इसने अपनाया और इसको इतनी कॉस्ट लगी, तो क्यों ना मैं है ना कोई नया तरीका अपना के देखूँ कि है ना मेरी कॉस्ट कम लगे, क्योंकि इसकी तो इतनी कॉस्ट लग गई, ठीक है, इसके जैसे 40 लाख रुपए लग गए, मैं कोशिश क्यों ऐसे क्यों ना कोशिश करूं कि उसके 40 लाख लगे, वो मार्केट में पहले से ही सस्टेन कर चुका है, अब मैं 40 लाख के ही लाऊंगा तो मेरी तो गुडविल इतनी है ही नहीं ना, क्योंकि गुडविल तो उसने कमा रखी है पहले से ही। अब मैं करूंगा क्या, एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट मेरी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, मतलब क्वालिटी में सेम दूंगा, क्वालिटी कोशिश ये करूंगा उससे भी ज़्यादा है, लेकिन कॉस्ट चीप हो जाए, चीप मतलब कम हो जाए, राइट। तो सामने से जो मैं वर्क करूंगा, इसने किया 40 लाख में, मैं कोशिश करूंगा उसे 30 लाख में या 32 लाख में करने की, 30 लाख या 32 लाख में आई विल ट्राई टू डू दैट वर्क, क्योंकि कहेंगे ना जहाँ पे डिमांड है वहीं पे सप्लाई है, और डिमांड क्या चीज़ की है कि क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो, क्वालिटी अच्छी हो और चीप प्राइस हो, समझे, क्वालिटी अच्छी हो चीप प्राइस हो। इस वजह से हम कहते कि भाई ऐसा है तो आप है ना बहुत अच्छे हैं, चीप प्राइस वाले क्वालिटी अच्छे वाले से आप बड़े अच्छे हैं, हम आपसे ही सामान खरीदेंगे, हम आपसे ही गाड़ी खरीदा करेंगे, ठीक है। और सामने वाले को आपकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन आप बहुत हाई प्राइस में कर रहे हो, इसलिए हम आपसे नहीं खरीदेंगे। यही तो है डिमांड एंड सप्लाई की रेंज, और डिमांड एंड सप्लाई हमसे कहती है फ्लूली चलो, आराम से चलो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि उसने जो काम कर लिया वो काम कैसे किया, ठीक है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि उसने जो काम कर लिया है उस काम को उसने इतने में किया है, तो हम एक्सपेरिमेंट करें और उस काम को एक ब्लूप्रिंट के द्वारा बनाएं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि है ना ये काम इसने इतने में ऐसे किया, अब हम ऐसे करने की जगह ऐसे करें, मतलब मैं इसने ए प्रोसेस को अपनाया, कौन सी प्रोसेस को, ए प्रोसेस को इसने अपनाया, तो हम ए की जगह बी प्रोसेस अपनाते हैं और बी प्रोसेस से इसी काम को करके देखते हैं। बी से नहीं हुआ, छोटे लेवल पे याद रखना, जिससे कि ज़्यादा खर्चा ना हो, अगर फेल भी हुआ तो बी को करके देखते हैं, बी का नहीं हुआ तो सी को करके देखते हैं, ट्राई करते हैं ना। और इससे क्या हमें एडवांटेज होगा, हमें नेचर्स मिलेंगे, ये नेचर है ना जो हमारे ये कंप्लीट होंगे, ठीक है। अब इसी लेवल पे हम चलते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो ए और ए बी सी को मैं मिटा दूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बिकॉज आई नो ये बड़ी ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है जो हमारे सामने है, लेकिन हम है ना ऐसे सोचते हैं कि हमारे लिए टफ है। आप लोग अपनी हर एक एक्टिविटी पे है ना जो चीज़ करते हैं वो चीज़ आपके अनकॉन्शियस माइंड में फंस चुकी है, लेकिन फिर भी आप है ना उसमें कंफ्यूज होते हो बिकॉज ऑफ यू आर सीन अ डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ इट। आप सोचते ही हो कि ये डिफ़िकल्ट है आपके लिए, इसलिए ये डिफ़िकल्ट हो जाती है। नहीं, इसमें होता क्या है भैया, हमने ऑब्जर्व कर लिया आपको, अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे आप पर, जिससे एनालिटिक्स से, इन दोनों के एनालाइज से हम आपको एक बेटर सबऑर्डिनेट हम दिखाएंगे कि ये हमसे ज़्यादा मतलब आपसे ज़्यादा अच्छे है, ये हमने बनाया, ठीक है ना, ऐसे। अब नेचर की हम बात करते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। नेचर, सबसे पहले ऐसा नेचर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, मतलब ऐसी चीज़ जो कि है ना ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। लाइक फाइनेंस सर्विस, लाइक प्रोडक्शन, लाइक मार्केटिंग, ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है ना इनमें। ये क्या है, पूरी दुनिया में जैसे हम करेंगे थोड़ा बहुत ऐसे ही करेंगे, मतलब चेंजेस तो होंगे, बिकॉज ऑफ द चेंजेस क्या क्या चीज़ लाती हैं, एनवायरमेंट, है ना, ये फिजिकल एनवायरनमेंट भी और मेंटली है ना जो पर्सनल्स होते हैं, ये पीपल्स होते हैं, इनके माइंडसेट भी, है ना, गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स भी, गुड्स और सर्विस के, और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट की वजह से भी, उनके एक स्पेशल टाइम की वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से ये चेंजेस होते रहते हैं ना, तो बस इसलिए है ना ये अलग अलग होते हैं, लेकिन होते क्या है, यूनिवर्स में एप्लीकेबल होते हैं, पूरी यूनिवर्स इनको अपनाती है और अपने अपने तरीके से करती है, समझ गए पहला, ठीक है ना। जैसे कि हम फाइनेंस की बात करते हैं, एक महागरीब इंसान पैदा हुआ, महागरीब इंसान पैदा हुआ, आते ही धरती पे बोला, पंडित जी ने उसका नामकरण करने के लिए कहा
कि भाई तेरा नाम, अब इसका नामकरण करेंगे। उसके मम्मी पापा से कहा और कह दिया इस खीर को खिलाते ही, नहीं खीर तो नहीं, गरीब की बात करें, दही कर दो, मीठा दही, इस मीठे दही को खिलाते ही जो भी ये पहला शब्द बोलेगा वही इसका नाम हो जाएगा। वो भाई वो छोटा सा बच्चा इन्फेंट बेबी, उसके मुंह में दही डाल दिया, उसने बोला फाइनेंस, क्या बोला, फाइनेंस, फाइनेंस बोल दिया। अब उसका नाम आ गया फाइनेंस, फाइनेंस नेम आ गया। अब उसका अगला टारगेट, यूनिवर्स में एप्लीकेबल होने वाली एक चीज इसने उठा ली है जिसका नाम है फाइनेंस, और इसका नाम आ गया है फाइनेंस। अब इस फाइनेंस को आगे चलना है। कैसे चलेगा? इसने कंपनी खोल दी, 100 रुपये थे, इसने 100 रुपये किसी को उधार दे दिए, उस पर लगा दी 10% की रेट। नॉर्मल है 10% तो आज के वक्त में, अगर इंटरेस्ट हम लें तो। एक थर्ड पार्टी की नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बैंक और कस्टमर के रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं इस जगह पर। फाइनेंस एक मुद्दा उठा रखा है अपन ने, तो उसमें उसने 100 रुपये दिए, 110 लिए, फिर 110 दिए, फिर उसके 122 रुपये लिए, सॉरी 121 रुपये लिए, 121 दिए, फिर उस 121 के उसने 123 रुपये लिए। ऐसे करेगा ना वो, ऐसे बढ़ता जाएगा ना वो, रुकेगा थोड़ी वो अब, समझे ना? तो ऐसे ही इसी तरह से ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी पे रहा, और उसके बाद अब ये है ना फ्लेक्सिबल पे पहुंचेगा। मतलब ये देखेगा कि किस जगह पर है ना लोग अमीर हैं और किस जगह पर लोग गरीब हैं। फाइनेंस की मैटर में ही किस जगह पर अमीर हैं और किस जगह पर गरीब हैं। कौन ऐसी बस्ती है जहाँ पे है ना उधार लेना चाहते हैं लेकिन है ना बैंक में जाके डॉक्यूमेंट्री नहीं अपनाना चाहते, डॉक्यूमेंट प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हैं। कौन है ऐसी जगह? अब अमीर लोग तो करेंगे नहीं, गरीब के यहाँ ही जाएगा। तो उसने फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए अपने आप को ऐसा ढाल लिया कि वो एक गरीब बस्ती में जाके लोन देने लग गया, कम ब्याज दर पे। जो थर्ड पार्टी थे, जो साहूकार वगैरह होते हैं, लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं, वो बड़े रेंज पे लोन देते हैं, एटलीस्ट 30% रेट, 40% रेट। उसने कह दिया भाई हम आपको देंगे 10% रेट पे। अब सब उसकी तरफ खिंच गए। फ्लेक्सिबिलिटी का उसने फ़ायदा उठाया और स्टार्टिंग में उसने वर्क पे ध्यान दिया। स्टार्टिंग में उसने सोचा कि मैं काम करूँगा, काम को कंप्लीट होने के बाद अपने आप ही, मतलब कुछ महीनों में, सालों में, कुछ सालों में तो लोग ऐसे हो जाएंगे ना कि वो मेरे गुडविल बन जाएगी और वो सिर्फ मेरे से ही लोन लेंगे। तो अभी मैं नहीं कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरे ज़्यादा लोग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद तो होंगे ना, मैं अपना मार्केट क्रिएट कर लूँगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा उसने अपना मार्केट क्रिएट करने की सोची। अब हम देखते हैं मेनली बिहेवियर, थर्ड पॉइंट। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर लाइक पर्सनल्स, बिहेवियर लाइक कस्टमर्स। डिफरेंट कस्टमर्स के, डिफरेंट पर्सनल्स के जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, जैसे कि अब इसने है ना दोस्ती, तो जो मेनली बिहेवियर के लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं ऐसा कुछ दूंगा ना कि वो लोग मेरे से और ज़्यादा कनेक्ट रहें। उनके बिहेवियर को अपने अपने अनुकूल, मतलब अपने हिसाब से मैं उनके बिहेवियर को रखूंगा ना, तभी तो एक मैनेज के साथ में है ना आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने फाइनेंस की जो मैंने एक छोटी सी इंस्टीट्यूशन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन खोली है, उसको मैं दिखाऊंगा मार्केट में कि हाँ भाई हमारा भी एक नाम है, एक हमने भी ब्रांड बनाया है। लाइक एयू कंपनी, आपने एयू बैंक के बारे में सुना है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एयू बैंक क्या है? ये एयू बैंक कहाँ से हुआ है? इसको नेशनलाइजेशन का जो सर्टिफिकेट है वो कब मिला? 2008 में। और ये कैसे मिला? जब है इसने मेहनत की थी, एक एक करके, तो इसने पाई पाई जोड़ी थी, फिर गुडविल बनाई थी, फिर मार्केट में अपना नाम बनाया था, तब जाके इसको नेशनलाइजेशन का एक सर्टिफिकेट मिला, जिसकी वजह से आज के वक्त में एयू बैंक का भी नाम काफ़ी जगहों पर फेमस हो चुका है। हाँ या ना? चीज़ को समझो, क्योंकि ये चीज़ आपने जो उठाई है ना बिज़नेस स्टडीज़, ये ऐसी नॉर्मल नहीं है जिसे आप ऐसे ही समझ जाओगे। बस ये ऐसी है जो कि आपकी डेली लाइफ़ में यूज़ होती हुई चीज़ें हैं, और इनको समझने के लिए यू नीड टू मेड योर माइंड लाइक दैट। इनके जैसा आपको माइंड बनाना ही पड़ेगा। यही अपन की नीड है। जैसे कि मैं आपके डिमांड पर है ना आपको सप्लाई देता हूँ, इसी तरह आपकी डिमांड ये है, मतलब आपके इस सब्जेक्ट की डिमांड ये है कि आप इसको आपकी, जैसे कि आप अगर लड़की हो तो बॉयफ्रेंड की तरह, अगर लड़के हो तो गर्लफ्रेंड की तरह इसको भी प्यार से समझो, इसे भी समय दो। अगर आप समय नहीं दोगे ना, जैसे कि आप मानो किसी भी रिलेशन को निभाने के लिए आपको समय देना पड़ता है ना, अगर आप रिलेशन को समय नहीं दे रहे हो तो वो आपसे दूर जाएगा। आपके वे में बता रहा हूँ मैं। आपका कोई एम है, टारगेट है, या फिर आपकी कोई मतलब गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो उसको आप है ना उससे है ना ऐसे रिलेशन को अच्छे से निभाने के लिए आप उसको समय दोगे, उससे प्यार से बातें करोगे। तो ये भी यही कहता है, पढ़ाई भी हमसे यही कहती है, उससे प्यार से बातें करो, उसे भी समझो, तब जाके आपको सब होगा। लेकिन आप डिप्रेशन में रह के करोगे, अरे पढ़ना है, पढ़ के देखो, बस बात खत्म, ए भाग जा, ऐसा होगा तो वो भाग ही जाएगा आपको छोड़ के। इसलिए
हर चीज़ को फ़ील करते हुए फाइनेंस के लिए एक फाइनेंस पैदा हुआ, यूनिवर्सल एप्लीकेबल वाला फाइनेंस पैदा हो गया। पैदा होने के बाद उसने मार्केट को समझा और मार्केट को समझ के वो फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करते हुए अपनी एक इंस्टीट्यूशन खोल ली एक एरिया में, जो कि छोटा एरिया था, जहाँ पे लोन की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन कस्टमर्स वहाँ पे ऐसे लोग थे जो कि है ना कम ब्याज दर, मतलब बहुत ज़्यादा लोन देते थे, ज़्यादा ब्याज दर, मतलब जो ज़्यादा लोन लेते थे बहुत ज़्यादा ब्याज दर पे, ठीक है ना? अब उस जगह पे वो गया, उसने देखा कि बैंक की तो ज़रूरत है नहीं इस जगह पे, बिकॉज़ ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट्स माँगता है, डॉक्यूमेंट्स उनके पास है नहीं। दूसरा, अब चलो बैंक हट गया, अब दूसरा वो किससे लेंगे? थर्ड पार्टी से। मैं भी थर्ड पार्टी हूँ, मतलब फाइनेंस सोचेगा मैं भी थर्ड पार्टी हूँ, और ये साहूकार, लैंडलॉर्ड्स और भी जो बड़े-बड़े लोग हैं, ये भी थर्ड पार्टी हैं। ये भी है ना इनको लोन दे देंगे, लेकिन इनकी रेट होगी बहुत ज़्यादा हाई। तो इनको कॉम्पिटिशन से हटाने के लिए उसने क्या तरीका अपनाया? फ्लेक्सिबिलिटी का। इसने कहा कि ये लोग आपको दे रहे हैं 40% रेट पर, तो मैं आपको दूँगा, आई विल गिव यू ओनली इन 10% रेट। इफ यू लाइक दैट रेट देन कम टू माय हाउस एंड टॉक टू मी। ठीक है ना? आओ मेरे घर और मेरे से बातें करो रे, मैं आपको सब दूँगा, आप जो चाहोगे वो दूँगा। उतने अमाउंट को दूँगा, ठीक है ना? अब मेनली बिहेवियर की हमने बात करी, मेनली बिहेवियर में कि वो जो चाहेंगे वो हम देंगे। उनका बिहेवियर हम अपने हिसाब से बदलेंगे। अब मेरी एक कंपनी बन गई और कंपनी में मैंने कुछ एम्प्लॉइज़ रख लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा कंपनी बना ली और कंपनी में एम्प्लॉइज़ को रख लिया। अब वो एम्प्लॉइज़ कहेंगे कि सर हमें जो है ना काम नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर सोचेंगे ना कि यार दूसरे की कंपनी है इसलिए क्या ज़्यादा दिमाग लगाओ, अपना जाओ काम करके वापस आ जाओ, महीने-महीने सैलरी मिल जाएगी। ना, उनके बिहेवियर को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो ये सोचे कि वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब उनके लिए है ना कंपनी उनका घर है, समझे? कोई भी आप काम करोगे, खुश रहकर करोगे और अपना समझ के करोगे, तो आप उसमें अपना 100 नहीं, अपना 100% से ज़्यादा अपना दोगे। और ये चीज़ हमें है ना आगे बढ़ने में मदद करेगी। और यही चीज़ हमारी मेनली बिहेवियर को दिखाती है कि बिहेवियर को कंपनी के टुवर्ड्स करना है, कंपनी या इंस्टीट्यूशन के पास में लेना है कि जो सामने वाला काम करने वाला है या फिर सामने खरीदने वाला है, वो सब ये सोचें कि ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, दैट ऑर्गेनाइज़ेशन इज़ बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ये सामने वाले की सोच होनी चाहिए, और ये कब होगी? जब हम उसके बिहेवियर के लाइक दैट उसके बिहेवियर को अपने अकॉर्डिंग चलाएँगे, सही है ना? अब एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाएँ, तो हमारे लिए तो ये लॉस है, क्योंकि सामने वाले को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चला रहे हैं, उसको 40,000 पे कर रहे हैं हर महीने के, और उससे क्या ले रहे हैं? उससे ले रहे हैं हम कुछ 10-20 हज़ार का काम। तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी ऐसे एम्प्लॉयी की? भाई या तो तू अपना बिहेवियर चेंज कर, उससे तो हम कह भी सकते हैं या तो तू अपना बिहेवियर चेंज कर, और बिहेवियर ऐसे ज़बरदस्ती थोपा तो जाता नहीं है, तो उसको अपनापन दिखा के बिहेवियर चेंज कराएँगे। और अगर नहीं माना तो बाहर निकालो। लेकिन जो एक्सटर्नल मार्केट है, उसको कैसे चेंज कराएँगे? उसको चेंज कराने के लिए तो हमको उनकी डिमांड समझनी पड़ेगी। उनसे कहना पड़ेगा भाई लोग, मतलब उनको एडवर्टाइज़मेंट के द्वारा, कई और चीज़ों के द्वारा उनके बिहेवियर को समझ के, उनके बिहेवियर लाइक चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। समझे ना? जैसे कि पहले मोबाइल फ़ोन आने से पहले या फिर ऑनलाइन ये कोचिंग आने से पहले आप सब क्या थे? ऑफ़लाइन ही सब कुछ होता है ना? लेकिन जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सबकी नीड्स बन गई, सबका बिहेवियर बन गया कि भाई हमें तो है ना ऑनलाइन चाहिए क्योंकि हमें तो पढ़ना है। काफ़ी सारे लोग ये थे, बच्चों का मैं नहीं कहता, लेकिन आप लोग तो थे जिनकी 11th-12th थी, 9th-10th थी, आप लोगों को तो नीड थी ना इस चीज़ की, तो आप लोगों ने ऑनलाइन सर्च करा, और ऑनलाइन सर्चिंग से क्या हुआ? आप सबको वो मटेरियल्स मिलने लगे। हम जैसे लोग मटेरियल्स को लाने लगे और आपको मिलने लगे, तो दोनों का गैप चेंज हो गया, मतलब गैप जो था वो है ना बढ़ गया ना, और गैप हट गया, और इससे है ना बिहेवियर दोनों का मैच हो गया और काम होने लगा। 3 पॉइंट हो गए। अब जनरल गाइडलाइंस की। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें गाइड करती है, जैसे कि आपके बड़े-बुज़ुर्ग हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन इसने खोल ली थी। अब ऑर्गेनाइज़ेशन खुलने के बाद इसके दादा ने बोला, "अच्छा! बहुत बड़ा आदमी बन गया रे तू, बहुत ज़्यादा, इतू बड़ा। थाने मैं कह रहा हूँ, इतने कम ब्याज पे मत दे।" ऐसे वो बोला है, मैं नहीं बोला, समझो। "इतने कम ब्याज पे ना दे, तू घाटे में जाएगा घाटे में।" और वो घाटे में जा नहीं रहा है चाहे, लेकिन बड़े को तो अपनी नसीहत देनी है ना, चाहे उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्होंने तो दे दी। जनरल गाइडलाइंस है उनकी तरफ से तो। अब किसी और अच्छे इंसान ने दी जो कि है ना फाइनेंस में पहले से ही है और वो अच्छा ग्रोथ पे है। उसने कहा, "यू आर डूइंग अ वेरी बेस्ट वर्क बिकॉज़ यू गिव द स्मॉल रेट ऑफ रिटर्न्स, यू गेट द स्मॉल रेट ऑफ रिटर्न्स।" ठीक है ना? अगर आप मार्केट में कॉम्पिटिशन को फाइट कर पा रहे हो ना, तो आपका सर्वाइवल ग्रोथ पक्की है, बिल्कुल पक्की चीज़ है आपकी। ये नसीहत दी। अब उसने जनरल गाइडलाइंस उसने भी दी। उसने एक बात तो कह दी कि आप है ना जो रेट दे रहे हैं, उस रेट में देते हुए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी दीजिए। अब ये बात मानना ना मानना तो है ना फाइनेंसर की बात, मतलब की है ना, जो फाइनेंस बच्चा पैदा हुआ है वो मानेगा तो मानेगा, नहीं है उसके मन की तो वो नहीं मानेगा। उसने मना कर दी। अगर उसने हाँ भी कर दी तो ये तो जनरल गाइडलाइंस रही। वो सामने वाले ने सिर्फ़ गाइडेंस दी। एक दादाजी ने गाइडेंस दी और एक दूसरा जो फाइनेंस के काम में ही वर्क कर रहा है, उसने गाइडेंस दे दी। दोनों ने गाइडेंस दे दी, उसे कह दिया जनरल गाइडलाइंस।
ये भी तो क्या कहता है ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं कि भाई हम आपको ये तरीका बता रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब सामने वाला बैठा हुआ इंसान या फिर सामने वाला बैठा हुआ एक वर्क जो कह रहा है कि मेरे को इसने ऐसे किया, ये ऑब्जर्वेशन ही तो है। अब उसको तो ऐसे कर दिया, ये गाइड हमको मिल गई कि उसने इसको ऐसे किया, इस वर्क को ऐसे किया, ये हमको गाइडेंस मिल गई। अब हम इस वर्क को कैसे करें? अब ये हमारे लिए एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, समझे? तो ये होती है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस के बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जैसे कि मैंने वो दादाजी की बात मानी, मतलब वो सॉरी उस फाइनेंस बच्चे ने उस उन दादाजी की बात मानी और दादाजी की बात मान के यार ये तो फँस गया हूँ मैं अंदर ही अंदर से, ये तो फँस गया हूँ मैं। मैंने अपनी रेट बढ़ाई, लोगों का आना कम हो गया। मैं यहाँ पे 10% रेट में दे रहा था, मेरे को मुनाफ़ा चलो 1 लाख का सही, 50 लाख का नहीं हो रहा, 1 लाख का ही सही हो तो रहा था। इनके आने के बाद तो इस गाइडलाइंस को मानने के बाद दादाजी की मेरा मुनाफ़ा तो आधे से भी कम हो गया, मतलब 40,000 ही रह गया। मैं कैसे सस्टेन कर पाऊँगा इस तरह से? तो उसने है ना फिर इस गाइडलाइंस को ना मानते हुए दादाजी की गाइडलाइंस को थोड़े वक़्त अपना के फिर छोड़ दिया और है ना नई गाइडलाइंस को अपनाया जो कि एक अच्छे फाइनेंसर की गाइडलाइंस थी। उसने कहा कि है ना कुछ एक्स्ट्रा दो। अब उसने वही 10% रेट कर दी और एक्स्ट्रा में वो देने लग गया कि एक्स्ट्रा में उसने कह दिया मैं आपको इसके साथ-साथ अपनी कंपनी का एक बैग भी दूँगा, बैग। अब वो बैग को सोच के कि यार अब वो कस्टमर्स के दिमाग में आ गई, बच्चे बड़े दिन से बैग बैग चिल्ला रहे थे, बढ़िया बैग फ्री में मिलेगा, इसी से लूँ, लोन इसी से लूँ और बैग भी मिल जाएगा और मज़ा आ जाएगा। अब वो मज़े के चक्कर में उन्होंने ले लिया और साथ-साथ में इस फाइनेंसर को अच्छा हो गया ना, जो फाइनेंस बच्चा पैदा हुआ था उसको तो अच्छा हो गया क्योंकि लोन लेने वाले ज़्यादा हो गए। अब उसको 1 लाख का 1.5 लाख या 2 लाख है ना प्रॉफ़िट होने लग गया। मज़ा आ गया ना? इसे कहते हैं कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। मतलब उसने क्या कॉज़ अपनाया था पहले दादाजी वाला तरीका अपनाया था, वो उसके लिए कॉज़ था। उसका इफ़ेक्ट क्या बना कि वो जिस प्रॉफ़िट को कमाया था 1 लाख के वो उसमें वो 40,000 पे पहुँच गया और फिर दूसरा जब उसने कॉज़ अपनाया मतलब वो फाइनेंसर वाला, तो बैग देने से उसका जो प्रॉफ़िट था, वो 40,000 से वापस से आगे बढ़ गया और 2 लाख तक पहुँच गया। समझ गए ना ये बात? ये होता है कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा ही है ना हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिस करी, सामने वाले ने प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस करते हुए उसने दिन दिए उस प्रैक्टिस को और एक्सपेरिमेंट किया और फाइनेंस है ना उसका बढ़ने लग गया। वो फाइनेंस लेने वाले काफ़ी ज़्यादा आने लग गए। क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत में कम लोगों को दिया, फिर वो कम लोगों को कम रेट में दिया। उसको उस वक़्त प्रॉफ़िट नहीं था तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिर उसने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बैग देना चालू कर दिया, उससे लोग बढ़ गए। फिर बैग के साथ-साथ उसने ये कह दी कि जो भी है ना एक बड़ा अमाउंट पे करे मतलब ब बड़ा अमाउंट लोन पे लेगा और लोन की है ना आखिरी किस्त तक हमें दे देगा, लास्ट किस्त तक मतलब लास्ट जो कॉस्ट होगी इंस्टॉलमेंट में वो हमें दे देगा। तो उसको हम उस वक़्त के बाद ही एक लैपटॉप देंगे। अब सोचो किसी ने 50 लाख लोन लिया, 50 लाख लोन लिया और हमने ये तो नहीं कहा अच्छा वाला लैपटॉप देंगे, बस ये कह था लैपटॉप देंगे। तो उससे उसने 50 लाख का एक लोन ले लिया। हमारा 10% रेट है उसमें बना 5 लाख। 10% हमने 5 लाख उससे कमा लिए। अब वो 5 लाख में से हम उसे 40,000 का एक लैपटॉप दे दें। वो खुश, हम खुश। 4,60,000 हमारे पास आया 4,60,000 40,000 का उसको लैपटॉप दे दिया। उससे उसके दिमाग में आ गया यार लोन लूँगा ना तो इसी से लूँगा। ये नया एक्सपेरिमेंट उसने अपनाया, फ़ायदा हुआ और यही चीज़ हमको बता रही है जितना आप प्रैक्टिस करोगे एक चीज़ को और उसका एक्सपेरिमेंट को यूज़ करोगे उससे प्रैक्टिस को लेके एक्सपेरिमेंट भी करते रहोगे उसी चीज़ में, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो और ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आखिर हमें बताता है कॉन्टिजेंट मीन्स कॉन्टिजेंट का मतलब कि क्या पता आपने जो एक्सपेरिमेंट की है, वो एक्सपेरिमेंट आपको प्रॉफ़िट दे। क्या पता आपका काम हो पाए और क्या पता नहीं भी हो पाए। व्हाट आई नो अबाउट दैट? आवर वर्क विल डन और विल नॉट डन, है ना? ये हमको दिखाता है कॉन्टिजेंट प्रोसेस कि भाई हमने ये तरीका अपना लिया। अब सोचो ये फाइनेंस का इसने तरीका अपना लिया कि लैपटॉप भी देगा, फिर बैग भी देगा। तो उसने ये तरीका अपनाने के बाद उसने सोचा कि यार क्या पता मतलब इससे है ना मुझे प्रॉफ़िट ना मिले। सोच रहा है ना वो अभी, तो बस कॉन्टिजेंट कहता है कि है ना क्या पता जैसी सिचुएशन को लाता है कि है ना क्या पता हम आगे बढ़ पाएँ कि नहीं बढ़ पाएँ इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। वो क्या पता ही आपका कॉन्टिजेंट प्रोसेस को शो करता है। अब हम आगे वाली प्रोसेस को देखेंगे